नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषिकेश। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर हब में। जैसा कि आपको पता है कि जो स्टेट का हमारा संघर्ष है वो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन हमें जो सफलता है वो हासिल नहीं हुई है। जो चेयरमैन साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि जो प्रश्न पत्र था वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, वो 360 डिग्री कवर नहीं था, ये कह कह लो। मतलब वो हमारी जो बातें हैं वो मान नहीं रहे हैं, वो क्लियर कह रहे हैं कि जो प्रश्न पत्र था वो पाठ्यक्रम के अनुसार ही था, लेकिन 360 डिग्री कवर नहीं था, इसलिए हम ये फार्मूला लेके आए हैं। तो आज हम उनकी ही जो बातें हैं, पहले तो मैं आपको उनकी जो शॉर्ट क्लिप है वो दिखाऊंगा और फिर आगे उसका वो किस प्रकार से गलत हैं, ये जो उन्होंने जो कागज़ जो सिलेबस दे रखा है उनकी बातें सुनेंगे और सिलेबस के अंदर से उनकी जो बातों उनकी जो बातें हैं वो मिला के देखेंगे, पता करेंगे कि मतलब कि हम जो कल के बच्चे हैं वो सही हैं या फिर जो इतने बड़े पद पे बैठे ज्ञानी जी हैं वो सही हैं। चलिए देखते हैं। वैसे तो जो वो वीडियो है वो मेरे चैनल पे नहीं है, तो कॉपीराइट का इशू हो सकता है, लेकिन हम इससे को लेकिन प्रश्न पत्र कहीं से भी बाहर से नहीं था था के अंदर से ही पूरा। जी। प्रश्न पत्र आउट ऑफ सिलेबस कहने की बात कह रहे हैं जो परीक्षार्थी हैं। कृपांक दिए जाने की, मर्सी के जो अंक है, कृपांक वो दिए जाने की लगातार मांग उठाई जा रही है। क्या स्टैंड है बोर्ड? जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि प्रश्न पत्र बिल्कुल बाहर से नहीं था सिलेबस से। बिल्कुल सिलेबस के अंदर से ही पूरा प्रश्न पत्र सेट किया गया था। यस, लैंग्वेजेस में तरह से हम कहते हैं 360 डिग्री कवरेज वो नहीं हो पाया था, जिसके तहत यहाँ पे मैं इनको थोड़ा-सा इनकी वीडियो को पॉज़ करके एक छोटा-सा प्रश्न है, वो पूछना चाहूँगा कि क्या आज तक कोई ऐसा एग्ज़ाम हुआ है जिसके अंदर 360 डिग्री जो सिलेबस है वो कवर हुआ हो? नहीं हुआ, न आगे कभी हो सकता है। सिलेबस कोई भी जो विषय होता है, उसका जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, प्रश्न पत्र का, वो काफ़ी विस्तृत होता है, बहुत बड़ा होता है वो। लेकिन जो प्रश्न हैं, वो गिने-चुने ही पूछे जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे काफ़ी सारे एग्ज़ाम हैं, जिसके अंदर 10 नंबर की कोई चीज़ आ रही है, 5 नंबर की चीज़ आ रही है, लेकिन उसका जो सिलेबस है, वो तो काफ़ी बड़ा है। एक जो टॉपिक है, उससे एक-एक प्रश्न भी पूछेंगे ना, तब भी मतलब कि ये मान के चलिए कि 500 के 500 प्लस क्वेश्चन हो जाएँगे। 360 डिग्री तब कवर होगा जब एक विषय के 500 प्रश्न आने लग जाएँ। 15 क्वेश्चन आ रहे हैं किसी विषय के, तो वो विषय कभी भी 360 डिग्री कवर नहीं होता है। उसके अंदर काफ़ी सारे विषय ऐसे होते हैं, मतलब कि जो टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वीपी यादव जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि 360 डिग्री कवर नहीं था, ये बात हम मानते हैं। ग्रामर भी पोर्शन था, पैराग्राफ का भी पोर्शन था और थोड़े बहुत अलग तरह के रीजन एसोसिएशंस ग्रामर का भी पोर्शन था, पैराग्राफ का भी पोर्शन था और कुछ टाइप के भी अन्य हो सकते हैं थे। उसमें। लेकिन हुँ, प्रश्न पत्र कहीं से भी बाहर से नहीं था। जिन-जिन हाँ, लेकिन प्रश्न पत्र कहीं से भी पार से नहीं था। ये बात हमने मान ली सर की कि आप सही कह रहे हो सर, प्रश्न पत्र बाहर से नहीं था, तो पहली बात तो यही आ जाती है, अगर प्रश्न पत्र बाहर से नहीं था, तो आप ये फ़ार्मूला लेके ही क्यों आए? क्या ज़रूरत थी? ऐसे तो हर एग्ज़ाम में ये फ़ार्मूला लागू होना चाहिए। आप जो बड़े-बड़े जो एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो सीजीएल हो सीएचएसएल हैं या फिर जो एसएससी है वो और बड़े एग्ज़ाम लेती है, या फिर जो एचपीएससी लेती है, यूपीएससी हो वाला जो एग्ज़ाम हो गया और अन्य नेट जेईई के एग्ज़ाम हो गए, उनको भी आपसे सलाह लेनी चाहिए कि अगर 360 डिग्री कवर नहीं होता है, तो वो इस प्रकार का जो फ़ार्मूला है वो इस्तेमाल करें। अभी जो ये विषय है, ये जो पाठ्यक्रम दे रखा है, इसके अंदर से देखते हैं। वो जो 1 मिनट, जो वीपी यादव जी हैं ना, वो केवल आपको ये दिखा रहे हैं कि व्याकरण लिखी हुई है और व्याकरण से हमने प्रश्न पूछ लिए। लेकिन जब आप इसको पूरा पढ़ोगे, तब आपको देखने को मिलेगा व्याकरण और
शाब्दिक योग्यता पर आधारित प्रश्नों वाले 2 लेखांश, एक गद्य पर और एक पद्य पर आधारित। मतलब 2 गद्यांश 2 लेखांश पूछे जाएंगे, एक गद्य और एक पद्य। ठीक है जी, जिसमें से एक भी नहीं पूछा गया। यहाँ पे इन्होंने गिनती दे रखी है कि 2 पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक भी नहीं है। पहली मिस्टेक तो होगी उनकी ये। दूसरा, वो ये दिखा रहे हैं कि व्याकरण यहाँ पे दे रखी है, तो व्याकरण से तो प्रश्न पूछ ही लिए, तो ये आउट ऑफ सिलेबस क्यों कैसे हो गया? व्याकरण तो लिखा हुआ है, तो ऐसे तो उनकी बात सही लग रही है कि 360 डिग्री नहीं कवर नहीं है, कि एक तो एक जो बिंदु दे रखा है वहाँ से प्रश्न पूछ लिए, बाकी जो ये बाकी का मैटर दे रखा है यहाँ से नहीं पूछे। लेकिन व्याकरण दे तो रखी है, व्याकरण से पूछे जा सकते थे। लेकिन वो ये बातें कर रहे हैं केवल जो बच्चे हैं उनको गुमराह करने के लिए। जब आप यहाँ पे इसको पूरा पढ़ते हो तब आपको ये बता रखा है कि व्याकरण और शाब्दिक योग्यता के आधारित प्रश्नों वाले, मतलब 2 लेखांश और गद्यांश पूछे जाएंगे, जो कि किसके ऊपर आधारित होंगे? व्याकरण और जो शाब्दिक योग्यता है उसके ऊपर आधारित। जो लेखांश है वो दे के प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे व्याकरण के और जो शाब्दिक योग्यता है वो जांचने के लिए। लेकिन इन्होंने डायरेक्ट व्याकरण पूछ ली, तो यहाँ पे डायरेक्ट जो ये व्याकरण है वो नहीं पूछ सकते थे। क्यों? क्योंकि पाठ्यक्रम दे रखा है इन्होंने। हाँ, अगर ये जो लेखांश है वो दे देते, हमें एक गद्य और एक पद्य दे देते, फिर चाहे व्याकरण के ही प्रश्न पूछ लेते, तब हम कुछ नहीं कह सकते थे इनको, न फिर इनकी बात सही रहती। ठीक है जी, फिर ये कह सकते थे कि हाँ, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं है और हम भी मान लेते। लेकिन अभी जो ये व्याकरण है वो केवल लेखांश के आधार पर ही पूछी जा सकती थी, जो कि इन्होंने नहीं पूछी है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये पेपर पाठ्यक्रम से बाहर था। दूसरा ये, अगर ये जो व्याकरण है वो यहाँ की बजाय कहीं यहाँ दे दी होती, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि इन्होंने भाषा को 3 जो पार्ट हैं उनके अंदर बांटा गया है। पहला है भाषा बोध प्रश्न, उसके अंदर एक जो पार्ट हो गया अपठित गद्यांश और पद्यांश। दूसरा है भाषा विकास प्रश्नों पर शिक्षा शास्त्र। तीसरा है भाषा बोध और दक्षता मूल्यांक, बोलना सुनना पढ़ना लिखना शिक्षण। तो अगर ये जैसे कि जो ये मुख्य बिंदु बना रखे हैं इन्होंने, ऐसे ही मुख्य बिंदु व्याकरण का होता, तब भी वो ये बात कह सकते थे कि पाठ्यक्रम से बाहर नहीं था। लेकिन यहाँ पे व्याकरण जो है वो मुख्य बिंदु नहीं है, इसीलिए सीधे तौर पर व्याकरण के प्रश्न नहीं पूछे जा सकते थे। ये जो सिलेबस है ये ज्यों का त्यों कॉपी कर रखा है इन्होंने। ये हमारी मतलब कि हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं कि आप ये कैपेबल नहीं थे, पास होने के हकदार नहीं थे, आप अगले एग्जाम में मेहनत कीजिए। और ये खुद केवल जो सीटेट का है ज्यों का त्यों पेपर जो ये सिलेबस है वो कॉपी कर रखा है, ज्यों का त्यों एक अक्षर भी इन्होंने इधर से उधर नहीं किया। लेकिन जब आप जो प्रश्न देखेंगे, प्रश्नों किस प्रकार से दे रखे हैं वो इन्होंने बिल्कुल विपरीत दे दिए। इसी प्रकार जो इंग्लिश है उसके अंदर भी इन्होंने दे रखा है टू एंशियंट प्रोज पैसेज विद क्वेश्चन ऑन कंप्रीहेंशन ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी। इंग्लिश में भी इन्होंने यहाँ पे क्लियर बोल रखा है कि 2 एंशियंट पैसेज पूछे जाएंगे, जो कि किसके ऊपर आधारित होंगे? कंप्रीहेंशन ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी जानने के लिए। अर्थात यहाँ पर भी इंग्लिश के अंदर भी अगर इनको ग्रामर देनी होती, ग्रामर से प्रश्न पूछने थे, तो वो केवल जो एंशिएंट पैसेज हैं उनके आधार पर ही पूछ सकते थे, सीधे तौर पे ये ग्रामर के प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। ठीक है जी, यहाँ से एक ये बात बिल्कुल साफ होती है कि जो प्रश्न पत्र है वो पूर्णतः आउट ऑफ सिलेबस था, पाठ्यक्रम से बाहर था। जो ये 360 डिग्री वाली बात कह रहे हैं वो केवल बच्चों को गुमराह करने के लिए कह रहे हैं। अगर वो इतने ही सच्चे होते कि 360 डिग्री कवर नहीं था इसलिए हम ये फार्मूला लेके आए हैं, तो उन्होंने ऑफिशियल नोटिस जारी क्यों नहीं किया? ऑफिशियल नोटिस जारी करते कि ये हमने 2-3 दिसंबर को एग्ज़ाम लिया था जो कि पाठ्यक्रम से बाहर था, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है जी, जो कि इन्होंने नहीं किया।
तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इस वीडियो को और जो दूसरी वीडियो है हमारी जिसके अंदर मैंने फार्मूला समझा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको नहीं बोलूँगा, अगर आपको अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे, तब ही सब्सक्राइब करना, लेकिन इग्नोर कर सकते हो सब्सक्राइब को, लेकिन इसको ज़रूर से ज़रूर करना। जो इस वीडियो को और जो दूसरी वीडियो है उसको अपने जो स्टेट के साथी हैं उन तक पहुंचाना, ताकि उनको भी सच्चाई का पता चल सके। अभी हमने हार नहीं मानी है, बैकग्राउंड में भी हम वैसे जो वीडियो वगैरह बनानी है वो कम कर दी हैं, मीटिंग वगैरह लेनी कम कर दी है, लेकिन हम अभी भी लगे हुए हैं, मीटिंगें हमारी चल रही हैं, और जो ये भाषा के 30 नंबर हैं वो 30 के 30 नंबर हम लेके रहेंगे आगे। अभी हम उनकी जो वाणी है वो भी सुनते हैं, उनके जो झूठ हैं उनका, लेकिन क्योंकि जब भी हम अंदर जाते हैं मीटिंग करने के लिए तब तो वो हमारी बातें सुनते ही नहीं हैं। तो जो अंदर वो छुप के जो बोलते हैं, अब मैंने यही सोचा है कि उसके ऊपर स्पेशल वीडियो बना के एक-एक बात का उनको हम रिप्लाई देंगे। प्रश्न पत्र कहीं से भी बाहर से नहीं था। हुँ, जिन जैसे ही एग्जामिनेशन फिनिश हुआ, हमने एक आंसर की हुँ। अपनी बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोड की, हाँ जी। और स्टूडेंट से जितने भी कैंडिडेट्स थे उन सब से हमने ऑब्जेक्शंस रेज करने के लिए कहा गया। हुँ। जिन जिन के ऑब्जेक्शंस आए, उसके बाद हमने सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की कमेटी बैठाई गई। सभी एक्सपर्ट ने ये कह रहे हैं कि हमने ऑब्जेक्शन के लिए बोला था, ऑब्जेक्शन लगाने के लिए, सही बात है। लेकिन अब ये बताइए, अगर हमें भाषा के उन 30 पर्सनों के ऊपर ऑब्जेक्शन है और हम वो ऑब्जेक्शन लगाएँगे 30 पर्सनों पे, एक पर्सन पे अगर हमें ऑब्जेक्शन लगाना होता है तो उसके लिए ₹1000 लगते हैं। हमें 30 के 30 पर्सनों के ऊपर ऑब्जेक्शन था, और कुछ क्वेश्चन हमारे जो 120 में से जो बाकी पोर्शन बच गया उसके अंदर से भी थे। ठीक है जी, चलो हम उनको इग्नोर करते हैं, केवल हम ये मान के चलते हैं कि हमें केवल भाषा के जो प्रश्न हैं, उनसे दिक्कत थी, ठीक है? लेकिन अब एक पर्सन के ₹1000 लग रहे हैं, 30 पर्सनों पे ऊपर हमें आपत्ति दर्ज करानी है, तो हम ₹30,000 लगाएँगे क्या? ये तो खुले तौर के ऊपर ये हो गया कि बच्चों से उगवाई करनी है इन्हें तो। ऐसे तो कल को सभी के सभी प्रश्न हैं वो ऐसे दे देना, और 100 क्वेश्चनों के लाखों रुपए बना के बैठ जाना आराम से। 30 पर्सन, ₹30,000 थोड़े नहीं होते। जिस बंदे के पास में ₹30,000 होंगे ऑब्जेक्शन लगाने के लिए, वो स्टेट की परीक्षा क्यों देगा? अपना अलग से स्कूल खोल के बैठ जाएगा वो। टीचर और बाकी के जो टीचर्स हैं वो काम करेंगे, वो आराम से बैठा कमाए खाएगा। और रही बात ऑब्जेक्शन की, जो ऑब्जेक्शन है हमने वैसे तो नहीं लगाए थे, लेकिन 2 और 3 दिसंबर को परीक्षा हुई थी, और 11 दिसंबर को हमारे लगभग 100 के करीब जो साथी थे वो वहाँ पे पहुँच के उन्होंने अपनी जो आपत्ति है वो दर्ज कराई थी। लिखित में जो ज्योति मैम थी उनको हमारा जो ज्ञापन वगैरह हो दिया था कि हमें इन ये जो भाषा के जो 30% हैं उनके ऊपर आपत्ति है, और शायद उसी का असर हुआ होगा कि ये जो ये फार्मूला लेके आए हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही, ये कहते हैं ना कि जो ज़्यादा ज्ञान है वो भी हानिकारक होता है, तो इनके पास में ज़्यादा ज्ञान था, और वो इनके लिए तो पता नहीं आगे हानिकारक होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन फ़िलहाल हमारे लिए वो काफ़ी हानिकारक साबित हुआ है। क्वेश्चंस अभी आगे सुनते हैं इनकी कुछ और बातें क्या कह को रहे हैं। पर मंथन किया, और जो सजेस्टेड आंसर थे उसके अकॉर्डिंग एक फ्रेश की तैयार की गई, और उसके बाद उसे दोबारा अपलोड कर दिया गया। उसके बाद हमने कोई भी ऑब्जेक्शंस आते थे उनको फिर दोबारा लिया है। उसके बाद हमने उस आंसर की के अकॉर्डिंग ही, जो रिवाइज्ड आंसर की थी उसके अकॉर्डिंग ही सभी कैंडिडेट्स के जो है ओएमआर शीट्स को चेक किया, उसके अकॉर्डिंग ही नंबर दिया। हाँ, हाँ, अब ये देखिए कि हमने ऑब्जेक्शन लिए थे, और ऑब्जेक्शन के बाद हमने फाइनल आंसर की जारी की। लेकिन ये बात यही यहाँ पे एक बात बताना भूल गए हैं कि जो फाइनल आंसर की है, उसके अंदर भी इन्होंने काफ़ी सारे जो उत्तर हैं, वो गलत कर रखे हैं, बाकी विषय का। हाँ, ये बात अलग है कि वो फ़िलहाल हमारा मुद्दा नहीं है, लेकिन जो एचटेट के जो बाकी अभ्यर्थी हैं, वो अपने जो क्वेश्चन वगैरह हैं, वो चेक कर सकते हैं कि जो फाइनल आंसर की है, उसमें भी इन्होंने जो काफ़ी प्रश्न हैं, वो गलत दिए हैं। मैंने टीजीटी साइंस से दिया था, टीजीटी साइंस के अंदर 2 प्रश्न ऐसे हैं, जिनका जो उत्तर है इन्होंने फाइनल आंसर की के अंदर गलत कर रखा है। और जो ऑब्जेक्शन दिए थे वो भी नहीं, एनसीईआरटी को भी ये नकार चुके हैं, क्योंकि एनसीईआरटी तो काफ़ी छोटी चीज़ है इनके आगे, ये
काफ़ी विद्वान हैं हमारे आदरणीय। एक प्रश्न ऐसा था जिसके अंदर अगर हिंदी में पढ़ें तो आप उसका फर्स्ट जो ऑप्शन करेक्ट था, और अगर इंग्लिश में पढ़ें तो उसको उसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ रहा था। इस पर भी हमने फिर एक्सपर्ट्स की कमेटी बुलाई, उस पर मंथन किया। जो फर्स्ट ऑप्शन वालों को तो हम पहले ही अंक दे चुके थे, थर्ड ऑप्शन जिनका था उनका दोबारा मूल्यांकन करवाया गया, और उसके तहत 1308 कैंडिडेट हैं, उनको इसका बेनिफिट देते हुए, उनकी वेरिफिकेशन करते हुए उनका हमने रिजल्ट डिक्लेयर किया। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि जो ऑब्जेक्शंस आए थे, हुँ, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्शन सही था, ये केवल उनको नहीं मान रहे हैं, जो ये बात कर रहे हैं 13 जो 1 नंबर मिला था 1300 कुछ अभ्यर्थियों को, वो मान रहे हैं। हाँ, उस ऑब्जेक्शन के अंदर मुझे 1 अंक मिला था, जो कि शायद नहीं मिलना चाहिए था। कारण ये है कि नोटिफ़िकेशन के अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि जब डिस्प्यूट होता है भाषा के अंदर कि ये हिंदी में कुछ और लिखा हुआ है और इंग्लिश में कुछ और लिखा हुआ है, तो नोटिफिकेशन के अंदर क्लियर मेंशन है कि इंग्लिश वाला ही मान्य होगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने दोनों मान ली। वो शायद मैं ये हम इनका बड़प्पन कह सकते हैं इस मामले के अंदर, या फिर ये कह सकते हैं कि वो जो 1 नंबर मिला है एक्स्ट्रा, वो शायद उसका कोई हकदार नहीं था। न ही वो कोर्ट केस के थ्रू या फिर न ही किसी ज्ञापन वगैरह के थ्रू वो नंबर दिया जा सकता था, लेकिन वो इन्होंने दिया है। 2 बार ये रिज़ल्ट निकाल चुके हैं और उम्मीद यही है कि तीसरी बार हम निकलवाएँगे, क्योंकि हम ये नहीं है कि 1% भी हमारी जो बात है वो झूठी हो। 1%, 1% भी मैं बहुत बड़ा कह रहा हूँ। मैं 0.0001% भी अगर ये हमारी जो बातें हैं वो झूठी साबित कर सकते हैं, तो हम आराम से बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो हमारी जो लड़ाई है, जब तक हमें नंबर नहीं मिलते हैं, वो जारी रहेगी। आप भी हमारी लड़ाई के अंदर सहयोग कर सकते हैं अगर आपने भी एचसेट की परीक्षा दी है। अगर आपको आपके पास में ये वीडियो लेट पहुंची है, पहले आपको अभी तक क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, इसकी जानकारी नहीं है, तो आप हमारे चैनल के ऊपर जो बाकी एचटेट के संबंध में जो वीडियो हैं, वो देख सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जानकारी सही लगे, एचटेट के अभ्यर्थी हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।